हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की। इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने एक्स ट्विटर पे भी पोस्ट किया था जनवरी 24 को कि आई हैव नो डाउट दैट अडानी एंटरप्राइजेस कैन डिलीवर अ 100% रिटर्न फ्रॉम हेयर। 24 जनवरी को ये पोस्ट किया था और 24 को मार्केट क्लोज था, तो 23 जनवरी को हमारा यहाँ पे शेयर प्राइस क्लोज हुआ था और मैंने ये स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट किया था कि यहाँ से मेरा इसमें 100% का टारगेट पोटेंशियल है, ये रखता है यहाँ से करंट प्राइस से, यानी कि लगभग 3700 के आसपास तक। और तब से अभी तक लगभग 13 दिनों में ही 20% के आसपास रिटर्न दे चुका है। तो क्यों इसमें मैं बुलिश हूँ, क्या इसमें मेरी थीसिस है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले अगर कंपनी की लेटेस्ट पीपीटी ओपन करें, यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी की पोर्टफोलियो ओवरव्यू, तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अडानी एंटरप्राइजेज एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंपनी की तरह नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल सेगमेंट बिजनेस नहीं है। ये बेसिकली एक इंक्यूबेशन इंजन है। अगर सिंपली लैंग्वेज में हम समझें तो ये अडानी ग्रुप का बिजनेस फैक्ट्री है। नए नए बिजनेसेस यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं और जैसे ही वो एक पर्टिकुलर लेवल का स्केल अचीव कर लेते हैं, एबिटा अच्छा खासा जनरेट करने लग जाते हैं, तो उसके बाद वो अलग लिस्टेड कंपनी बन जाते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आने वाले फ्यूचर का प्लान है, ये ऑलरेडी प्रूवन मॉडल है। अगर आप देखेंगे अडानी पोर्ट्स, APSEZ, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस, ये सारे के सारे आज की डेट में लिस्टेड कंपनीज हैं और ये सब अडानी एंटरप्राइजेस से ही डीमर्ज होके निकले हैं। हर एक कंपनी अपने आप में 50-60 हज़ार करोड़ से तो बड़ी है, तो अर्ली इन्वेस्टर्स को यहीं से मैसिव वैल्यू अनलॉकिंग मिलता है, जो पहले से अडानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टेड थे। क्योंकि लिस्टिंग टाइम पे तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट होती है, तो इसीलिए अडानी एंटरप्राइजेस को सिर्फ और सिर्फ जो इसका करंट प्रॉफिट एंड लॉस है उससे जज करना एकदम सही नहीं है। इसको बेसिकली फ्यूचर स्पिन ऑफ पाइपलाइन से जज करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी भी ब्लू वाली सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनका ओनर अडानी एंटरप्राइजेज है। ये 5 हमने देखी। उसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स और अंबुजा सीमेंट्स की सब्सिडरी हैं ACC, सांगी, ओरिएंट और NDTV। उसके अलावा जितनी बाकी और कंपनीज हैं ये फ़िलहाल लिस्टेड नहीं है। और इनमें कौन कौन सी है? अडानी न्यू एनर्जीज लिमिटेड, अडानी कनेक्स, अडानी एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड और अडानी रोड्स लिमिटेड। अगर इन सारी अनलिस्टेड कंपनीज की डिटेल में जाएं, आगे वाली स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड 2.0 इन्होंने दिखाया है, करंट इंक्यूबेशन पोर्टफोलियो विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। उससे पहले अगर प्रीवियस स्लाइड देखें तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है प्रूवन इंक्यूबेशन सक्सेस रिकॉर्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो ईयर 2015 में इन्होंने अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और ईयर 2018 में AGL और ATGL को डीमर्ज करके लिस्ट कराया। और अभी आने वाले टाइम में सेम 2.0 मॉडल में जिस सेक्टर में जो इनकी कंपनी है जो आगे चल के काफ़ी बड़ा होने का पोटेंशियल रखती हैं और सेपरेटली लिस्टेड होने का पोटेंशियल रखती है, एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, जो कि एंड टू एंड ग्रीन S2 चेन में ऑपरेट करती है। जॉइंट वेंचर में इनका डेटा सेंटर की कंपनी है, बाकी इनकी वाटर सॉल्यूशंस की कंपनी है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में अडानी एयरपोर्ट्स, रोड में अडानी रोड्स, उसके अलावा माइनिंग सर्विसेज, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉमर्शियल माइनिंग, कॉपर एल्यूमिनियम रिफाइनिंग, PVC मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेक्टर में ऑपरेट करने वाली अभी ये अडानी एंटरप्राइजेज कॉन्ग्लोमरेट है। और ये सारे सेक्टर ऐसे हैं, कोई रैंडम डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। ये बेसिकली इंडिया में आने वाले नेक्स्ट 10-20 साल में इंफ्रा और एनर्जी थीम्स हैं, जो कि किसी भी सेक्टर का एकदम रूट है। तो इससे हमें समझ आता है कि ये कंपनी कोई ऐसी कंपनी नहीं कि जो आज की डेट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली हो, कैश काउ हो। ये बेसिकली एसेट बिल्डर है, जो अलग अलग फील्ड में आज की डेट में अपने एसेट्स बना रही है, प्लेटफॉर्म्स बना रही है। और यही सारे प्लेटफॉर्म्स आगे चल के इनके लिए एक फ्यूचर एबिटा क्रिएटर होंगे बहुत बड़े। और इस टाइप की कंपनीज में अर्ली फेज में क्या होता है, कैपेक्स हाई होता है, इसके चलते इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो डेट हाई दिखेगा। प्रॉफिट अनइवन होता है इन सब कंपनीज में,
500 का प्रॉफिट 1000, 1700, 2400, फिर बहुत ज़्यादा मैसिवली बढ़ गया क्योंकि अदर इनकम के भी आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने हाल फिलहाल में AWL अडानी विल्मार कंपनी में अपनी सारी स्टेक सेल करी है, तो उससे वन टाइम प्रॉफिट आया है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अनइवन प्रॉफिट है आज की डेट में, क्योंकि कैपेक्स हाई होता है। बैलेंस शीट में अगर देखें तो कंटिन्यूसली हमें एसेट्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। हर साल मैसिव तरीके से फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होते हैं और CWIP भी लगातार चल ही रहा होता है। आखिरी 3 साल में फिक्स्ड एसेट लगभग डबल हो चुके हैं और CWIP भी डबल के आसपास हो चुका है। और जब नए नए एसेट्स ऑपरेशनलाइज होते जाते हैं ऐसी कंपनीज में, तो खूब सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है और फिर वैल्यूएशन री रेटिंग होना स्टार्ट होती है। इन्वेस्टर सेक्शन में अगर देखें तो 74 प्रमोटर्स रखते हैं, FIs 11, पब्लिक DI 6 और पब्लिक के पास 7.66 माइनस 3.11, लगभग 3-4% के आसपास ही पब्लिक के पास है। तो ये नंबर काफ़ी लो है इतने बड़े साइज़ की कंपनी के लिए, जो कि 2,60,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। और अभी अगर PPT में जाएं तो लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी ने दिसंबर में राइट इश्यू लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने मार्केट से लगभग 25,000 करोड़ पैसा रेज करने की बात करी है। पैसा रेज भी किया एक्चुअल में, और उसके लिए मार्केट में और सब्सक्रिप्शन हुआ यानी 30% से, यानी कि लगभग 25,000 करोड़ इन्होंने मांगे और मार्केट में लगभग 30-32 हज़ार करोड़ लोग इनको देने के तैयार थे। और ये अगर हम सर्च करें कि 25,000 करोड़ रेज करना मार्केट से कितना बड़ा नंबर है, अगर इसको मैं सर्च करूं टॉप लिस्टेड कंपनीज बाय अमाउंट रेज थ्रू QIP या फिर राइट इश्यू, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टॉप कंपनीज बाय QIP अमाउंट। आज तक का सबसे हाईएस्ट QIP SBI का रहा है, जिसमें उन्होंने 25,000 रेज किए अभी लास्ट ईयर जुलाई 25 में, जो कि उस टाइम का लार्जेस्ट QIP एवर इन इंडिया था। उसके बाद काफ़ी उससे कम अमाउंट के QIP थे। और राइट इशू में अगर देखें तो अभी तक का यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 25 का दिखाया है। तो अगर मैं सर्च करूँ टॉप कंपनीज बाय राइट इशू टिल डेट, टॉप कंपनीज बाय राइट इशू टिल डेट, तो आज तक का सबसे बड़ा राइट इशू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आया था 2020 में, जहाँ पे उन्होंने 53,000 रेज किए थे। उसके बाद 25,000 का वोडाफोन आइडिया 2019 में, भारती एयरटेल लगभग 25,000 का ही है, और अभी अडानी एंटरप्राइजेज का लगभग 25,000 का ही। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट राइट इशू है जो मार्केट में आज तक आया है, टॉप 3 में है ये। और दिसंबर में इन्होंने कुछ परसेंट ही रेज किया इस QIP से। फाइनल जो इनका सेकंड राउंड था, अभी यहाँ पे सेकंड और फाइनल कॉल है इनकी राइट शेयर की, जिसमें अभी भी 25% QIP का पैसा आना इन्वेस्टर से बचा हुआ है, क्योंकि ये फेसिस में इन्होंने रेज किया है। यहाँ पर दिखाया है 1800 के इशू प्राइस पे इन्होंने QIP से पैसा रेज किया। लगभग जो अभी ये लो गया था 1861 के आसपास गया, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्योंकि डिस्काउंट पे मिलता है तो 1800 के आसपास पे ये QIP हुआ। और यहाँ पे जो S की डेट है स्प्लिट की, तो उस दिन ये शेयर होल्डर को इशू हुए थे लगभग नवंबर में। उस टाइम ये 2400 का शेयर प्राइस चल रहा था, बट डिस्काउंट पे 1800 में मिला। और जिस दिन मैंने इसके बारे में पोस्ट किया तो उस दिन ये उसी राइट इशू के आसपास आ गया था। तो जो इसमें पहले से इन्वेस्टेड नहीं थे और जिनको राइट इशू खरीदने का मौका नहीं मिला, उस प्राइस के आसपास खुद ही आ गया था कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 1850 के आसपास। और क्योंकि कंपनी ने उस टाइम लगभग 900 रुपये शेयर होल्डर सेलेक्ट किए थे, और फर्स्ट राउंड में उसके बाद 450 फर्स्ट कॉल में, और अभी सेकंड कॉल में 450 और रेज करने की बात कर रहे हैं। तो टोटल 1800 के प्राइस पे नए शेयर्स इशू हो जाएंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे इन्वेस्टर सेक्शन में शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखेगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि किस किस ने इस कंपनी में कितने नए शेयर्स और लिए हैं। और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 25,000 का जब फ्लो आएगा तो बोरोइंग्स काफ़ी कम हो सकती हैं। तो ये राइट इशू क्यों लिया गया कंपनी से, ये हमें साफ साफ पता चल रहा है। इतना बड़ा अमाउंट कोई क्यों रेज करती है। अगर हम रिलायंस की बात करें, जिसने पहले पैसा रेज किया था इतना बड़ा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2020 में इन्होंने पैसा रेज किया लगभग यहाँ के आसपास से, और उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट 40,000 करोड़ के आसपास था।
और आज की डेट में 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। और किसने रेज किया सेकंड हाईएस्ट? वोडाफोन आइडिया ने 2019 में। वोडाफोन आइडिया ने 2019 में फंड जो रेज किया, उस टाइम इनकी बैलेंस शीट कैसी थी? अगर टू बी प्रिसाइज चेक करें डेट, वोडाफोन आइडिया 2019 राइट इशू डेट, तो लगभग अप्रैल 2019 के आसपास ही पैसा रेज किया इन्होंने। उस क्वार्टर के नंबर्स तो हमारे पास नहीं है, इतनी पुरानी डेटा, बट 29 की अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। और तो कंपनी ने इतना बड़ा पैसा रेज क्यों किया? यहाँ पे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि दो चीज़ों के लिए कंपनी पैसा रेज करती है। या तो सर्वाइवल फंड, जब कंपनी कोलैप्स होने वाली होती है और सर्वाइव करने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा रेज करती है। तो यहाँ पे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट थी, पैसा रेज करने के बाद भी अगर इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो 25,000 रेज करने के बाद भी कंपनी नेगेटिव में थी और थोड़ी ही इनकी बोरोइंग कम हुई थी क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग थी। और दूसरे टाइप का जो कंपनी फंड रेज करती है वो होता है ग्रोथ कैपेक्स के लिए फंड, वो होता है वो। और दूसरा जो कंपनी रेज करती है फंड वो होता है ग्रोथ कैपेक्स फंड, जिसमें अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कंपनी पैसा रेज करती है। तो वोडाफोन आइडिया का केस तो सर्वाइवल था। लेकिन अगर रिलायंस की बात हम करें तो रिलायंस ने जब 2020 में फंड रेज किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, उसके बाद हमने देखा कि इसका कितनी स्पीड से डबल प्रॉफिट हो गया। सेम अगर मैं रिलायंस की डेट सर्च करूं, रिलायंस 2020 राइट इशू डेट, तो लगभग 3 जून के आसपास पैसा रेज किया, 3 जून 2020। इसको अगर हम लोग यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 3 जून 2020, और उसके बाद से अगर स्टॉक को चेक करें तो कितना टाइम लगाया इसने पैसा डबल करने में? लगभग 1337 दिन, लगभग 3 साल में इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनीज, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी लार्ज कैप ने 3 साल के अंदर पैसा डबल कर दिया। तो जो पैसा रेज किया वो सही तरीके से यूटिलाइज किया। अभी अडानी कंपनी में भी सेम सर्वाइवल की कोई बात ही नहीं है क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है, 3,000, 8,000, 14,000 करोड़ साल का। तो अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपेक्स को फंड करने के लिए पैसा रेज किया है और अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये अपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए इन्होंने फंड रेज किया है? वो साफ साफ पता चल रहा है इनकी पीपीटी से। अगर इनकी पीपीटी पे जाएं फिर से, इसमें अगर आगे वाली स्लाइड में जाएं हम लोग, जो इनके इनक्यूबेटिंग बिजनेस हैं उसमें कौन कौन सा बिजनेस आता है अगर देखें तो इनक्यूबेटिंग बिजनेस में हमारे पास सबसे पहले एयरपोर्ट का बिजनेस है। इसमें कंपनी एयरपोर्ट्स ओन करती है और अभी इनका नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी कि जो बिल्कुल ज़ीरो से बनाया है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो लास्ट क्वार्टर 25 दिसंबर से ऑपरेशनलाइज हुआ है। उसके अलावा न्यू इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग इनोग्रेट हुई है गुवाहाटी एयरपोर्ट से। कंपनी अगर देखें इसके, अगर इनका एयरपोर्ट की डिटेल में जाएं तो एयरपोर्ट बिजनेस में इस क्वार्टर में इसके अलावा 7 नए रूट्स, 9 न्यू फ्लाइट्स और 1 न्यू एयरलाइन ऐड करी है इस क्वार्टर में इन्होंने। ये जगह पे कंपनी अपने एयरपोर्ट्स ओन करती है और इंडिया का 23% जो टोटल पैसेंजर बेस है वो इनके एयरपोर्ट से होके गुजरता है और टोटल एयर ट्रैफिक का लगभग 21% और टोटल कार्गो वॉल्यूम का 30%। और ये जो अभी नया एयरपोर्ट इनका ऑपरेशनलाइज हुआ है नवी मुंबई, तो इससे अब आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट अच्छा खासा आना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो इनका दूसरा अच्छा खासा बिजनेस है अनिल इकोसिस्टम, अडानी न्यू एनर्जीज लिमिटेड, उसकी अगर डिटेल में जाएं तो इसमें कंपनी क्या क्या करती है? इसमें कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और साथ ही साथ सोलर और विंड मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है, जो सोलर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। सेल, मॉड्यूल, इनगोट, वेफर, विंड में विंड टरबाइन जनरेट करती है और इन सब में लगातार कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाती जा रही है। और क्योंकि इंस्टॉल कैपेसिटी और जो करंट यूटिलाइजेशन होती है उसमें हमेशा गैप होता है और जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ता है, ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता जाता है, तो अर्ली फेज में तो मार्जिन प्रेशर होता है लेकिन एक्सपेंशन पे मार्जिन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये फ्यूचर एनर्जी जो ट्रांजिशन है इंडिया की उसमें डील कर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो डेटा सेंटर के बिजनेस में
इनका जॉइंट वेंचर है कनेक्स के साथ। तो यहाँ पे ये अडानी कनेक्स करके ऑपरेट करते हैं। अगर इसकी डिटेल में जाएं डेटा सेंटर के बिजनेस में, डेटा सेंटर यहाँ पे हम देख सकते हैं अडानी कनेक्स करके है। यहाँ पे करंटली इनके डेटा सेंटर्स हैं और टोटल अभी ऑपरेशनल कैपेसिटी लगभग इतनी है 50 प्लस के आसपास। और इस क्वार्टर में 14.4 और ऐड करी है इन्होंने। और जो इनकी हर एक डेटा सेंटर में आने वाले टाइम में जो ग्रोथ होगी उसके नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 210 प्लस की मेगावाट की टाइड अप कैपेसिटी है जो इनको सिर्फ बनाने हैं। तो ये नंबर देखने में तो छोटे लग सकते हैं, लेकिन डेटा सेंटर बिजनेस एक लीनियर ग्रोथ मॉडल नहीं है, ये ब्लॉक में ग्रो करने वाला मॉडल है। एक बारी लार्ज हाइपर स्केलर क्लाइंट जैसे ही ऑन बोर्ड हो जाता है ना, उसके बाद कैपेसिटी क्लस्टर्स में ग्रो होती है। और इस बारी ही कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि गूगल और जो बाकी की हाइपर स्केलर पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है और 1-2 महीने में रोल आउट की पूरी क्लैरिटी इनको मिल जाएगी। और कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट लगभग 1 गीगावाट का है 2030 तक। उसके बाद अगर नेक्स्ट सेगमेंट देखें तो रोड्स का है, जो अडानी रोड्स है। अडानी रोड्स की डिटेल में अगर जाएं हम लोग तो अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इसमें इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो दिया हुआ है। 17 प्रोजेक्ट हैं टोटल, उसमें से 9 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 3 नए प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम में लॉन्च होंगे। तो रोड के बिजनेस में 2 तरीके से इनकम होती है, HAM मॉडल और BOT मॉडल। HAM में कंपनी इसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसमें कंपनी रोड बनाती है और उसके बाद हर साल उसको एन्युटी मिलती है गवर्नमेंट से। और दूसरा होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल, जिसमें कंपनी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको बिल्ड करती है, उसके बाद उसको कुछ सालों तक 15, 20, 25 जितने भी साल के लिए उसको ऑपरेट करती है और उससे टोल से होने वाली इनकम अपने पास रखती है। और कुछ सालों में फिर जब वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इनके 9 ऑपरेशनलाइज प्रोजेक्ट में से 7 HAM मॉडल पे है, एक BOT पे और एक TOT पे। ये भी सिमिलर ही है BOT से, जिसमें भी टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र करके। तो 2 इस मॉडल पे हैं लगभग। यहाँ पे इन्होंने किलोमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं उसमें ज़्यादातर BOT पे हैं और एक HAM पे आ रहा है। और इस क्वार्टर में कंपनी क्या बोल रही है कि अभी क्या ग्रोथ है इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में इन्होंने 2 नए HAM प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज करे हैं, टोटल 9 हो चुके हैं। इनको नया LOA मिला है नए प्रोजेक्ट के लिए, जो कि वाटर और पोल्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और जो मेन इनका रोड में है अभी आज की डेट में गंगा एक्सप्रेसवे है, जो कि अगर इनकी कॉल में देखें तो कंपनी बोल रही है द लार्जेस्ट रोड प्रोजेक्ट दैट वी हैव इन द पोर्टफोलियो इज गंगा एक्सप्रेसवे, इट्स सेट टू गो लाइव इन दिस क्वार्टर। तो इस क्वार्टर में ये ऑपरेशनलाइज होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर इसको विकीपीडिया पे सर्च करें गंगा एक्सप्रेसवे विकीपीडिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1000 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ से स्टार्ट होके यूपी ईस्ट के लास्ट डिस्ट्रिक्ट बलिया तक कनेक्ट करेगा। और ये 12 अलग अलग फेसेस में डेवलप होगा, या फिर 12 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया गया है इसका प्रोजेक्ट। उसमें से 3 पार्ट कोई दूसरी कंपनी कर रही है और बाकी के 9 पार्ट्स लगभग अडानी एंटरप्राइजेस को मिले हुए हैं। तो इसमें कंपनी बोल रही है इट विल एड सिग्निफिकेंटली टू अडानी रोड्स रेवेन्यू। और आने वाले टाइम में इन द कमिंग पीरियड, अगर इसको जूम करें तो इन द कमिंग पीरियड अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड विल अनलॉक एविता फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट, कच्छ कॉपर का जो इनका प्रोजेक्ट है जो आगे देखेंगे, और गंगा एक्सप्रेसवे। जब ये तीनों एसेट अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे तो 3000 करोड़ का एडिशनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया करेंगे। इतने बड़े साइज के प्रोजेक्ट हैं। तो कंस्ट्रक्शन फेस में हमें सिर्फ कॉस्ट दिखती है, कंपनी के जो बैलेंस शीट है उस पे एसेट बढ़ते हुए दिखते हैं, बोरोइंग बढ़ती हुई दिखती है। बट जब वहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट होता है तो असली ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखता है। तो इससे कंपनी हर साल अच्छा खासा टोल कलेक्ट किया करेगी। उसके बाद फिर से अगर इनकी स्लाइड पे जाएं तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे था नेक्स्ट जो बिजनेस था रोड्स के बाद। तो इन्होंने सिर्फ कैपिटल मार्केट दिया, उसके आगे नहीं दिया हुआ। तो उसके आगे अगर हम डिस्कस करें इनका जो इनका माइनिंग सर्विसेज का बिजनेस है, उसमें इन्होंने दिखाया है करंट रन रेट कैपेसिटी जो है वो 45 की है, 18 रैंप अप इन प्रोग्रेस है और 77 अंडर डेवलपमेंट है मिलियन मैट्रिक टन
पर एनम की कैपेसिटी में दिखाया गया है। अगर इनकी फिर से कोल में जाएं और सर्च करें कॉपर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो कच्छ कॉपर प्लांट है इनका, जहाँ पे ये कॉपर रिफाइनिंग करते हैं, और इनका बहुत बड़ा प्लांट आने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। उसके नंबर्स प्रॉफिट के आने स्टार्ट होंगे, और जब वो अपना 70% यूटिलाइजेशन पे होगा तो लगभग 2000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देगा। और अगर इसको सर्च करें गूगल पे कच्छ कॉपर अडानी प्लांट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं $1.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जो कि 2024 में स्टार्ट हुआ था, और इसकी 1 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी होने वाली है जब ये फुली ऑपरेशनल होगा, जिसमें कि ये कॉपर की रिफाइनिंग क्या करेंगे। और 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम कितनी बड़ी कैपेसिटी होती है। अगर हम इंडिया की सबसे बड़ी जो हिंद एल्को कंपनी है जो एल्यूमिनियम और कॉपर रिफाइन करती है, उसकी अगर पीपीटी पे जाएं और यहाँ पे अगर चेक करें नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें, तो नेक्स्ट पे अगर जाएं हम लोग, तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है हिंद एल्को जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कॉपर और एल्यूमिनियम रिफाइनिंग कंपनी, उसकी आज की डेट में 506 किलो टन की कैपेसिटी है। और आने वाले टाइम में अंडर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स और अंडर एवेल्यूएशन प्रोजेक्ट सारे मिला के, जो फ्यूचर का प्रोजेक्ट है इनके, सब मिला के 1.2, अगर KTPA में दिया है नंबर ये, तो कन्वर्ट करें अगर KTPA इंटू MMTPA किलो टन टू मैट्रिक टन, तो डिवाइड बाय 1000, यानी कि 1.2 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी होगी। और अडानी एंटरप्राइजेस भी इतने बड़े साइज का कॉपर का प्लांट बनाने वाला है, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर से फाइनेंशियल ईयर में फैसिलिटी स्टार्ट करने वाला है। उसके अलावा अगर इनकी पीपीटी पे जाएं तो इनका एक और बिजनेस आता है, अगर जो देखें प्रीवियस स्लाइड्स में, मेटल्स में कॉपर एल्यूमिनियम के अलावा PVC, सेम चीज़ अगर सर्च करें व्हाट इज़ PVC एंड वेयर इट इज़ यूज्ड, तो PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट्स इज़ द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर, जो कि प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में यूज़ होता है और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है मेनली 50%, बाकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ होता है और हेल्थ केयर में। और इसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अगर हम सर्च करें हु इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PVC इन इंडिया, तो रिलायंस सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, लगभग 40 to 45% मार्केट शेयर है उसका, और 3 से लेके 3,60,000 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। और अडानी अपना PVC में भी एक्सपेंशन कर रहा है। अगर सर्च करें तो अडानी एंटरप्राइजेज PVC मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो अडानी एंटरप्राइजेज थ्रू इट्स सब्सिडरी मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड इज सेटिंग अप ए मेजर कोल टू PVC प्रोजेक्ट इन मुंद्रा गुजरात विद अ प्लान टोटल कैपेसिटी ऑफ 2 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। और रिलायंस की कितनी है, 3 से 3.5 लाख मैट्रिक टन पर एनम, और ये लगभग 2 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन जाएगा। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय 26 to 28। तो इन सब से कहने का मतलब है कि कितने लार्ज साइज के कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है, हर चीज़ में नंबर 1 या नंबर 2 बनने की कोशिश कर रही है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और हिंदाल्को की अगर मार्केट कैप देखें तो अकेली जो कॉपर और एल्यूमिनियम में काम करती है उसकी अकेले की 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, रिलायंस की 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और अडानी एंटरप्राइजेज की सिर्फ 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। तो अगर इसकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ही बड़े लेवल पे ऑपरेशनल अपनी स्टार्ट कर देगी, तो जो अडानी एंटरप्राइजेज का पहले से प्रूवन मॉडल है, जहाँ पे ये कंपनी को बड़े करके उसको अनलिस्ट करके वैल्यू अनलॉक करते हैं, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी गैस, इन सब में ऐसे ही हुआ है। और अच्छा खासा शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ अनलॉक हुआ है। तो इस कंपनी को सिर्फ एक बिजनेस ना समझ के फ्यूचर लिस्टेड कंपनीज की पाइपलाइन की तरह देखो। अब मेरे हिसाब से करंट पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी रखता है अभी के हिसाब से डीमर्ज होने की? सो एयरपोर्ट बिजनेस सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, ऑलरेडी काफ़ी लार्ज स्केल पे है, उसका अलग से एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता है और एक अच्छा खासा मॉडल है। तो ये मेरे हिसाब से फ्यूचर में स्टैंड अलोन लिस्टिंग कैंडिडेट बन सकता है जब इसका स्केल और प्रॉफिट थोड़ा और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। सेकंड कैंडिडेट उसके बाद
अनिल न्यू एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग का प्लेटफॉर्म है। फिर डेटा सेंटर, वो भी काफ़ी हाई ग्रोइंग सेक्टर है। अडानी रोड्स भी फ्यूचर कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन जब इसका पोर्टफोलियो अच्छा खासा मैच्योर हो जाएगा तब। बाकी मेटल्स में कॉपर माइनिंग, पीवीसी, हर एक बिजनेस ही ऐसा है जो आने वाले टाइम में खूब अलग से बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि अभी तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूव करने का, इंफ्रा में बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूव करने का। तो इंफ्रा इम्प्रूव होगा तो रोड्स वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो कॉपर और पीवीसी का यूज़ होएगा। और एयरपोर्ट का बिजनेस तो साफ साफ ग्रो करने वाला है, क्योंकि अगर सर्च करें इंडियाज़ पर कैपिटा एयर ट्रेवल कंपेयर टू वर्ल्ड, while the global average is around 0.5 to 0.6 ट्रिप्स पर पर्सन, वो तो ग्लोबल एवरेज है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ का देखें, यूएसए का 2.5 टू 2.8 है, यूके का 2.2 टू 2.5 है, चाइना का 0.5 टू 0.7 है, तो इंडिया का तो इनसे अभी काफ़ी कम है, 0.13 टू 1.5। चाइना का ही इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है, और यूएस वगैरह का तो बहुत ज़्यादा। तो एयरपोर्ट बिजनेस भी काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। तो कोई भी इसमें ऐसा बिजनेस नहीं है जो स्टैगनेंट हो, हर एक बिजनेस अपने आप में काफ़ी ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ का फ़ायदा किसको मिलता है? बड़ी कंपनीज़ को। और अडानी एंटरप्राइजेज हर एक बिजनेस में जिसमें कूदती है उसमें बड़ा बनने की ही कोशिश करती है। और कंपनी का अगर शेयर प्राइस देखें फिर से, अडानी एंटरप्राइजेज तो कंपनी अभी किस प्राइस पे ट्रेड हो रही है? जो अप्रैल 2022, आज से लगभग 3.5-4 साल पहले जिस प्राइस पे थी, इसकी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ की, मतलब 2022 में लोग इसको 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये फ्यूचर में काफ़ी हाई ग्रोइंग कंपनी है और हाई तरीके से ग्रो करने वाली है। इसलिए बिना कोई वैल्यूएशन देखे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। और 4 साल पहले लगभग अप्रैल 22 में हम देखें तो कितने का पी लोग इसको दे रहे थे? 350 का पी ही इसको देने को तैयार थे। तो उस टाइम तो कंपनी अच्छी तो तब भी थी, बट उस टाइम ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो इसकी ग्रोथ थी फ्यूचर में होने वाली, उसका प्राइस ऑलरेडी जस्टिफाइड था उस टाइम पे। तब से अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा कुछ खास बढ़ा नहीं है, वहाँ से ऊपर गया, लगभग इस प्राइस से भी ऊपर गया 80% और फिर नीचे आ गया। तो अब जाके भी इसकी वैल्यूएशन 80 के आसपास हुई है। तब से अभी तक बैलेंस शीट अगर देखें तो उस टाइप कंपनी के पास सिर्फ रिजर्व्स यानी खुद का पैसा 22,000 करोड़ के आसपास था, 41,000 की डेट थी, और फिक्स्ड एसेट और CWIP मिला लें तो 50,000 के आसपास थी। आज की डेट में 4 साल में भी सेम मार्केट कैप पे कंपनी है, यानी कि सेम मार्केट प्राइस पे है, बट बैलेंस शीट वहाँ से 2.5 गुना खुद का पैसा हो गया है। डेट ऑब्वियसली बढ़ी है, बट डेट बढ़ी है तो 50,000 करोड़ से 1,50,000 के आसपास, यानी कि 3 गुना ज़्यादा एसेट्स भी हो चुके हैं। और अभी आने वाला जो 25,000 करोड़ आएगा उससे डेट काफ़ी कम हो चुकी होगी। उस टाइम पे कंपनी लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 4,000 करोड़ के आसपास कमाती थी, आज 14,000 करोड़, लगभग 3.5 गुना ज़्यादा कमा रही है। और स्टॉक प्राइस सेम प्राइस पे हमें मिल रहा है 2200 के आसपास, और कुछ दिन पहले लगभग 1800, 1850 के आसपास मिल रहा था। और जो इसमें मेरा टारगेट है लगभग 3720 का, वो अपने जो इसने हाई बनाया है उससे नीचे ही है, लगभग 7-8% का। तो मार्केट इसको वैल्यू क्यों नहीं दे रहा आज के टाइम पे जैसा बाकी कंपनीज को दे रहा है? क्योंकि मार्केट ज़्यादातर लोग बैकवर्ड नंबर्स को प्राइस करता है, बट जैसे जैसे इनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते जाएंगे और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी और स्टॉक री रेट होने के चांसेस काफ़ी हाई लगते हैं। और ये बात बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता है, क्योंकि 25,000 करोड़ रेज किए और वो भी ओवर सब्सक्राइब्ड हुए। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड ही थी। जब कंपनी का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा इस QIP डाटा के बाद, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि रिटेल होल्डिंग उसमें नहीं बढ़ी होगी, बट FIDIs की होल्डिंग उसमें श्योर शॉर्ट बढ़ी होगी। तो जो इनके प्रोजेक्ट अंडर पाइपलाइन है, जब वो रिजल्ट देना चालू करेंगे तो उससे पहले ही मेरे हिसाब से शेयर चल चुका होगा। अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो ये शेयर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।